जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता होगा कि मार्केट में मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है किरण का आ चुका है और ये आज हम आपको किरण मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहे हैं। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इसमें आपको भाग 1 और भाग 2 आपको करने को देखने को मिलेंगे। इसमें आपको भाग 1 में 30 क्वेश्चन, भाग 1 में जो है आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और भाग 2 में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें हमने इसमें मैथ के 10 क्वेश्चन हटा दिए हैं क्योंकि मैथ सॉल्व इसमें करवाने में काफी टाइम हो जाता और वैसे भी इन सभी का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। हम यहाँ पे आज हम आपको 70 क्वेश्चन भाग 1 और 2 को मिला करके करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। और आप सभी अगर ले पाए तो अपने किरण पब्लिकेशन को जरूर ले लें और हमारे द्वारा करवाए जा रहे मॉडल प्रैक्टिस सेट को जो सॉल्व करवा रहे हैं उसको साथ में जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आपको हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैस्कुलिन ऑफ काउ फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। मतलब इसमें जो है आपको बताना है कि सबसे जो मैस्कुलिन मतलब कि इसका तो काउ कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है और मास्कुलिन पुरुषवाचक शब्द है। इसमें बताना है कि इसका जो काउ का पुरुषवाचक शब्द क्या हो जाएगा। तो स्टैलियन, स्टैलियन मतलब होता है चांड। और स्टीर, स्टीर मतलब होता है बछड़ा। ड्रैग, ड्रैग मतलब होता है नर बतख। और मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो इसमें बता कौन सा हो जाएगा। तो काउ का जो पुलिंग में क्या हो जाएगा, या मैस्कुलिन मतलब पुलिंग बताना था तो स्टैलियन हो जाएगा। स्टैलियन मतलब शांड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई गॉट इट रॉन्ग, इट वाज नॉट द रेड वन बट द ब्लू वन, which word in the above sentence is used as a conjunction from the words given below। तो इसमें बताना है कि इसमें यहाँ कौन सा वर्ड जो है कंजक्शन के रूप में यूज हुआ है। ये हुआ है आपका I got the wrong, it was not the red one but। यहाँ पे but जो है इसमें कंजक्शन का वर्क कर रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन में, क्या क्या है, इट वन बट मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बट यहाँ पे कंजक्शन का वर्ड यूज हो रहा है। नेक्स्ट है आपका मिस्टर मोहन, मिस्टर मोहन इज आवर इंग्लिश टीचर, ही इज नाइस बट आई नेवर नो व्हाट ही इज टॉकिंग डैश। तो इसमें बताना है कि उसमें बताना है यहाँ पे डैश खालिस्तान पे क्या आएगा। इसमें जो है आएगा आपका ये प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो यहाँ पे ही इज टॉकिंग अबाउट बट आई नेवर नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ABOU यहाँ पे अबाउट भरा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ अम्यूजिंग। अपोजिट वर्ड मतलब इसका विलोम पूछ रहा है, उल्टा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होता है आपका अम्यूजिंग का होता है बोरिंग। अम्यूजिंग मतलब आनंद लेना और बोरिंग मतलब बोर होना। इसका राइट आंसर बोरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ ऑप्शन आपका, अ बंच ऑफ फ्लावर्स अरेंज्ड इन एन अट्रैक्टिव वे इज कॉल्ड अ एन। यहाँ पे पूछ रहा है, अ बंच ऑफ फ्लावर्स अरेंज इन अट्रैक्टिव वे इज कॉल्ड अ एथिस्ट। उसे क्या बोलेंगे, एथिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, बॉय मैन अंकल फायरमैन ग्रैंडफादर बिलोंग टू। मतलब बॉय मैन ये सब किससे, अंकल फायरमैन ये सभी जो किस वर्ड हैं किससे बिलोंग करते हैं। ये आपसे जो है मैस्कुलिन जेंडर, मतलब ये सभी पुलिंग शब्द हैं तो मैस्कुलिन जेंडर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका 7th नंबर, चूज द वर्ड व्हिच मीन्स द सेम एज ह्यूमन। तो ह्यूमन के सेम एज ह्यूमन, तो उसमें जो है पर्यायवाची टाइप का ढूंढना है आपको, सेम शब्द। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। मतलब इन ह्यूमन भी हो जाएगा, ह्यूमन रिवेल काइंड, मतलब ह्यूमन
क्रूअल भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है, इनह्यूमन भी हो सकता है। तो ये मोर वन ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हैव ट्रस्ट गॉड एंड डू। हैव ट्रस्ट डैश गॉड एंड डू द राइट, सप्लाई करेक्ट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक। मतलब हमें यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज करनी है। कौन सी प्रीपोजिशन यहाँ पे फिट बैठेगा ये बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा इन। हैव ट्रस्ट इन गॉड, हैव ट्रस्ट, इसमें बताना है कि हैव ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है निर्देश दिया हुआ है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चयन करें। अब यहाँ पे 9 से 11 मतलब हमारे पास 9 से 11 तक के क्वेश्चन देने के लिए हमें ये गद्यांश को पढ़ना होगा पहले। चलिए देख लेते हैं। वह माह नवंबर की शुरुआत थी और टॉम कैनेडी भी अन्य अफसरों की तरह शरतकालीन लंबे दौरे पर विविध पुलिस स्टेशनों के निरीक्षण हेतु बाहर था। सर्दी के दिनों में कैंप का जीवन एक लंबे पिकनिक के समान हुआ करता था। भारत की कष्टदायक गर्मियों के बाद इन दिनों की ताजगी आनंदवर्धक होती थी, परंतु कर्तव्य की कभी अवहेलना नहीं होती थी, क्योंकि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के कार्यों और गतिविधियों के निरीक्षण के अतिरिक्त सुपरिटेंडेंट से अपेक्षा की जाती थी कि वह पूरे जिले की स्थिति की वाकफियत हासिल करे, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के पनपने वाले क्राइम की। उसको इस दौरे के मध्य शिकार के उत्तम अवसर मिला करते थे। येलोपुर में चूंकि कुछ अच्छे जंगल थे, अतः कैनेडी यहाँ बेहतर शिकार के आशा में आया करता था, या आशा में आया था, ये आपको बताना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है 9 नंबर के, सर्दी के दिनों में कैंप टॉम कैनेडी को अच्छे क्यों लगते थे, ये आपको बताना है। तो जो सर्दी के दिन थे वहां पे सर्दी के दिनों में पिकनिक के समान होने के कारण, जो सर्दी के दिन होते हैं गर्मियों के बाद जो सर्दी के दिन थे वो पिकनिक के समान होने के कारण जो टॉम कैनेडी थे उसको अच्छे लगते थे। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक बताइए। उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, में जो उपयुक्त शीर्षक है वो है शरदकालीन दौर का मजा। आप देख रहे हैं वो शरदकालीन जैसे सर्द आती है वो एकदम खुश हो जाता है, उसको आनंद करने लगता है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा हासिल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हासिल मतलब तो प्राप्त करना, लब्ध उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हासिल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हासिल शब्द का पर्यायवाची नहीं पूछा, ये गंवाना, क्योंकि ये प्राप्त और लब्ध ये दोनों है, तो इसका गंवाना जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट है आपका, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति जो है महादेवी वर्मा जी की है। नेक्स्ट है आपका, स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। स्पर्शजन्य जो बीमारी है इनमें से के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है, यह है आपका संक्रमित। स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, संक्रामक। तो संक्रामक बीमारी ऐसी होती है जो स्पर्श करने से फैलती है। नेक्स्ट है 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम बोले तो संस्कृत शब्द आपको बताना है। यहाँ पे तत्सम की बात करेंगे, ये हो जाएगा, तत्सम की बात करें इसमें कौन सा तत्सम है, ये हो जाएगा उपयुक्त में से पंख, पत्थर, प्रकट। तो इसमें जो है तत्सम शब्द कौन कौन सा है ये बताना है आपको। इसमें पंख आपको कैसा शब्द है, ये तद्भव शब्द है। पत्थर की बात करें तो ये कैसा शब्द है, ये भी आपका तद्भव शब्द है। और जो प्रकट की बात करें तो प्रकट आपका ये है तत्सम शब्द। इसमें प्रकट जो है आपका तत्सम शब्द है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। मिश्र वाक्य की बात करना है। मुकेश मेरे पास आते ही मैं कर्नाटक चला जाऊंगा, इसे मिश्र वाक्य को आपको बताना है। तो ये आपको मिश्र वाक्य नहीं है। जब मुकेश मेरे पास नहीं आएगा तब मैं कर्नाटक चला जाऊंगा, ये भी नहीं है। यदि मुकेश मेरे पास आता है तो मैं
कर्नाटक चला जाता। ये सही है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यहाँ पे मुहावरे को बताना है। अंत बिगाड़ना मतलब, यहाँ पे दिया हुआ है अंत बिगाड़ना, तो अंत बिगाड़ना मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आपको परिणाम खराब कर देना। मतलब अंत में, परिणाम कब आता है? अंत में आता है, तो ये परिणाम खराब कर देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर, वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? वह रोज देर से उठता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जो है पहली बात ये वर्तमान का है, तो यहाँ पे वर्तमान तो सही है, और कैसा है? वह रोज देर से उठता है, तो वो सामान्य वर्तमान का ये उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पढ़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहेंगे? तो जिस क्रिया का जो फल कर्ता पर नहीं पड़ता उसे कर्ता पर ना पढ़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? ये बताना है। अलंकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लाटानुप्रास कहते हैं। श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है। विभिन्न अर्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें बताना है आपको कौन सा कथन सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा तात्पर्य मात्र के भेद शब्द और अर्थ दोनों के पुनरुक्ति को लाटानुप्रास कहते हैं, एकदम सही। श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का जो कथन श्लेष अर्थात चिपका हुआ अर्थ होता है वो श्लेष अलंकार होता है, ये भी सही है। और भिन्न अर्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहते हैं, ये भी सही। उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बताना है। संस्मरण, वाग्मय, व्याख्या, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो स्त्रीलिंग शब्द है यह है आपका व्याख्या। नेक्स्ट है, गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाड़ी वाला में प्रत्यय बताना है। तो गाड़ी वाले में शब्द में प्रत्यय है जो आपका यह है वाला। नेक्स्ट है 22, अंकुश ना मानना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंकुश ना मानना, इसका जो मुहावरे का अर्थ है ना डरना, ना डरना इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, सर्वोपरि, सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सर्वोपरि, सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद होगा आपका सर्व प्लस ऊपरी, सर्व प्लस ऊपरी मतलब सर्वोपरि, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24, निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह की पहचान कीजिए। अल्प विराम, अल्प विराम की बात करें तो ये इसका अल्प विराम जो है ये हो जाएगा अल्प विराम। ये कैसा है? ये है आपका अर्ध विराम, ये है आपका ये आपका जो है उद्धरण चिन्ह हो जाएगा, तो ये आपका जो है अल्प विराम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25, यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? संकेतात्मक, निषेधात्मक? ये निषेधात्मक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? इसमें जो है ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। इसमें दोनों, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से तीसरा शब्द निकलता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सही वर्तनी वाले शब्द की बात करें तो यह है आपका समिति। नेक्स्ट है 28 नंबर, यह मेरी पुस्तक है, ये बताना है। यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ये बताना है। यह मेरी पुस्तक है मतलब क्या बता रहा है? ये आपको संबंध स्थापित कर रहा है, संबंध बता रहा है, इसका राइट आंसर संबंध कारक हो जाएगा। 29, इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आलोचना, आलोचना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा?
इसमें बताना है कौन सा नहीं है। तो आलोचना का पर्यायवाची समीक्षा करना सही है, टिप्पणी करना ये भी सही है, सोचना सोचना आलोचना का पर्यायवाची नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 के बाद 30, तालव्य महाप्राण, तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झा, इसका राइट आंसर हो जाएगा झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्गन, आर्गन का उपयोग सामान्यतः, ये आपका 40 नंबर क्वेश्चन शुरू हो गया यहाँ से, और जो 31 से 39 तक है वो आपके मैथ के क्वेश्चन थे, इसलिए हमने उनको नहीं रखा है, यहाँ पे शामिल नहीं किया है। यहाँ से 40 से लेकर 70 तक ये आपके जीके जीएस और जो इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, मतलब ये सभी कॉमन क्वेश्चन है, ये सभी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इसलिए हमने भाग एक और भाग 2 को शामिल किया है, और भाग 3 को एसएसटी, जिन विद्यार्थियों को एसएसटी होगा उसके लिए रखा गया है, तो भाग 3 को हमने अलग कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। आग का उपयोग सामान्यतः तापदीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है, क्योंकि आर्गन कैसी गैस है? तो आर्गन आपके जो है एक अक्रिय गैस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपको 41 देखेंगे हम यहाँ पे, साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था, ये बताना है। तो साइमन कमीशन का जो बहिष्कार का मुख्य कारण था वो था आपका इस आयोग से संबंधित लाठीचार्ज के रूप में लाना, ये भी नहीं था। इसके सभी सदस्य जो है, इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से इस जिले में स्थित है? दुलहस्ती पावर स्टेशन, तो दुलहस्ती पावर स्टेशन आपका है किश्तवाड़ जो है दुलहस्ती पावर स्टेशन किश्तवाड़ में है, और ये कहाँ स्थित है किश्तवाड़? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अम्ल वर्षा होती है जब वातावरण डैश से अत्यधिक प्रदूषित होता है। तो अम्ल वर्षा आपकी तब होती है जब वातावरण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से अत्यधिक प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट है 44 पाक जल डमरू मध्य इन दो स्थलाकृतियों के एक दूसरे से पृथक करता है। ये आपको भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य जो है अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व पौधों को मिट्टी से प्राप्त होते हैं? कौन से पोषक तत्व जो है पौधों को मिट्टी से प्राप्त होता है? मिट्टी से जो है पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होती है। नेक्स्ट है 46 वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? ये तो सबको पता होगा, यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो है 80। और यहाँ पे महाराष्ट्र में जो है उत्तर प्रदेश के बाद फिर कौन सा आता है? तो महाराष्ट्र में 48 है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लोकसभा सीटें आपके 25 है, और गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो है 26 राज्यसभा सीटें हैं, तो सॉरी लोकसभा सीटें 26 है यहाँ पे गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों से संबंधित नहीं है? अल्पकालिक जलवायु प्रदूषण से संबंधित कौन सा नहीं है, ये बताना है। ये अमोनिया जो है अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है 48 नंबर निम्नलिखित में से किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में पक कर फल बन जाता है? इनमें से किस पादप समूह में है? ये है जो है आपका आवृत बीजी जो होता है इसमें आपका आवृत बीजी एंजियोस्पर्म, इसी को क्या बोलते हैं? आवृत बीजी को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। इसी को हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। और इसमें अंडाशय फल में विकसित होता है, आवृत बीजी में अंडाशय फल में विकसित होता है, जबकि बीजांड जो है फल के भीतर संलग्न बीज बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक
शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो यह है शास्त्रीय नृत्य। असम का जो पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक। धन विधेयक डैश प्रस्तावित किया जा सकता है? तो धन विधेयक आपका जो है केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसका जो है इत्र अर्थात परफ्यूम, जो परफ्यूम होते हैं इसका उपयोग, परफ्यूम में फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? भारतीय राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है तो कौन से कार्यकाल से संबंधित है ये बताना है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है ये जो है अनुच्छेद 56 अर्थात आर्टिकल 56 जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। नेक्स्ट है 53। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर, कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और वह एक स्थिर चित्त एवं शांतिप्रिय सम्राट और डैश के अनुयायी बन गए थे। वो बौद्ध धर्म, किसके अनुयायी बने थे? वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। और इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री जो संघमित्रा और महेंद्र और संघमित्रा थे उनको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने श्रीलंका भेजा था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है? तो अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का कौन सा इसमें अच्छा उदाहरण है ये बताना है। ये है आपके जो स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी, ये आपका कहाँ है? झारखंड में है। ये स्वर्ण रेखा जो नदी है ये अध्यारोपित अपवाह प्रणाली सिस्टम जो तंत्र है इसका एक अच्छा उदाहरण मानी जाती है, स्वर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपकी जॉन हिक्स। जॉन हिक्स ने कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे 56। आतिशबाजी में अलग अलग रंग धात्विक लवणों से निकलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक लवण आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो हरे रंग की उत्पत्ति के लिए जो है आपका बेरियम जो हरे रंग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होता है। लाल रंग की बात करें तो लाल रंग के लिए स्ट्रांजियम जिम्मेदार होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत की पहली संश्लेषित दवा डैश वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा विकसित की गई। तो भारत की पहली संश्लेषित दवा की बात करें ये जो है आपकी मेथाक्वालोन जो है भारत की पहली संश्लेषित दवा जो CSIR के द्वारा विकसित की गई थी उसे हम मेथाक्वालोन बोलते हैं। नेक्स्ट है और ये कब विकसित की गई थी अगर ये पूछे तो ये जो है 1950 में विकसित की गई थी भारत की पहली संश्लेषित दवा मेथाक्वालोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन का नाम क्या है? ये शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन का नाम है आपका ग्रीन गुड डीड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन गुड डीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया? किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहा गया? ये है इसका अवध के जो शासक थे, अवध के शासक को जो है शरीर से प्राण निकल गया अर्थात ये शब्द कहा गया था अवध के शासक को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता मतलब यूनिवर्सल रिसीवर। तो यूनिवर्सल रिसीवर किसे माना जाता है? वो है आपका AB पॉजिटिव। यहाँ पे AB पॉजिटिव उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है वो की करने वाले कौन थे? ये थे A.O. ह्यूम। इन्हीं का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम।
इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम था? भारत सरकार के कौशल विकास जो कार्यक्रम है उसका जो है क्या नाम दिया गया था? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित पेंटिंग इन मेमोरियम किसने चित्रित किया था? ये चित्रित करने वाले थे आपको, ये जो चित्रित करने वाले थे फेलिस बीटो, ये नहीं थे। थॉमस जॉन्स बर्कर या जॉन डेनियल, ये कोई नहीं थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इन मेमोरियम है, इन मेमोरियम इसकी जो चित्रित किया था वो थे आपके सर जोसेफ नोएल पैटन। सर जोसेफ नोएल पैटन। सर जोसेफ नोएल की पैटर्न की रचना है इन मेमोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक टाइगर रिजर्व है? इनमें बताना है कौन सा एक टाइगर रिजर्व है। वो है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे ऊंची चोटी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी भारत की पूछ रहा है, याद रखिएगा। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका ये है कंचनजंगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? कंचनजंगा। इसी को हम K2 भी बोलते हैं। और ये कहाँ स्थित है? कंचनजंगा आपके सिक्किम में स्थित है। इसमें कामेट, अन्नाईमुड़ी, माउंट एवरेस्ट आपके नेपाल में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? तो सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का आह्वान किया गया था? ये था आपका 1904, 1902, 1909, इनमें से किसी में नहीं था। 1906 में था। 1906 में कांग्रेस के स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाओं को किस देश से अपनाया गया था? ब्रिटेन, फ्रांस। तो ये था फ्रांस के संविधान से ये अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थुम्बा को रॉकेट प्रक्षेपण के लिए आदर्श स्थल के रूप में किसकी उपस्थिति के कारण चुना गया था? आदर्श स्थल के रूप में किसकी उपस्थिति के कारण चुना गया था? वो था आपका इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेंट्स की उपस्थिति के कारण ही थुम्बा को रॉकेट प्रक्षेपण के लिए आदर्श स्थल माना गया है। नेक्स्ट आपका 69। भारतीय छात्रों के बीच वैज्ञानिक स्वभाव नवाचार बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक एनटीएल प्रयोगशाला शुरू की है। एनटीएल का फुल फॉर्म क्या है? सॉरी, एनटीएल नहीं, एटीएल। एटीएल का फुल फॉर्म क्या है? एटीएल का फुल फॉर्म है आपका अटल इनोवेशन, इसका फुल फॉर्म है अटल इनोवेशन मिशन। इसी को हम क्या कहते हैं? अटल टिकरिंग। यहाँ पे एटीएल का फुल फॉर्म होगा अटल टिकरिंग लैब, और एआईएम का होता है अटल इनोवेशन मिशन। तो यहाँ पे पूछा है एटीएल का फुल फॉर्म अटल टिकरिंग लैब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक है। जो चिश्ती जो है सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह डैश कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। ये आपकी अजमेर में स्थित है। सूफी संत जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, इनकी दरगाह भारत में अजमेर में स्थित है, और इन्होंने चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की थी।
ये अजमेर आपका राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आज के प्रश्न यहीं तक, और ये आपका भाग 1 और भाग 2 को एक ही में समाहित करके हमने करवाया है। बताइएगा आपको हमारे द्वारा करवाई गई क्लास कैसे लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही हम इसके जितने भी किरण पब्लिकेशन, जो किरण पब्लिकेशन है आपके, जितने भी इसके अभी आने वाले हैं सेट, सभी सेट को करवाएंगे। और इसके अलावा जो एजुटेरिया, एजुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट है, एजुटेरिया, एजुटेरिया का प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है, उसके हम 21 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। और उम्मीद है आपको हमारे द्वारा जो करवाई जा रही क्लासें हैं बहुत पसंद आएंगी। आप उनको भी जा करके जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अगेन लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।